छूटे हुए टॉपिक थे उसको हम कर लेते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हमारा छूटा हुआ टॉपिक थे वो कर लेते हैं। इसमें है आपका IUCN, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर आपकी एक प्लास्टिक ट्रीटी, फिर आपका एंक्लॉस, और उसी में आपका BBNJ ट्रीटी, ये सब। तो फर्स्ट जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें IUCN हेडिंग IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये टॉपिक पिछली बार जो हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह कर रहे थे, जब हम इंडियन लॉज की तरफ बढ़े थे तो उसमें छूट गए थे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की बात करें तो एक इंटरनेशनल जो है यह NGO है जो नेचर के कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में, प्रकृति के संरक्षण के कंटेक्स्ट में काम करता है, बोथ फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे और जीव जंतु कंटेक्स्ट में। तो इस संदर्भ में यह स्पीसीज जो है, जीव, उनको देखता है कि उनका थ्रेट का लेवल क्या है, उनको खतरे का स्तर क्या है, और एक बुक पब्लिश करता है जो पॉलिसी मेकर्स के लिए जो है उनके लिए एक मोबिलाइजेशन, लामबंदी का काम करती है कि उनके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में यह बुक पब्लिश करता है, रेड डाटा बुक। उस रेड डाटा बुक में जो जीव हैं जिनको खतरे का स्तर क्या है, क्या खतरा हो सकता है, उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब वो जो डिवीजन है, खतरे का स्तर क्या है, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, उनको स्टाम्प देगा कि इनको ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है। तो वो खतरा है एक ग्लोबल लेवल पर भी देता है और लोकल लेवल पर। जरूरी हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पर जो थ्रेट हो लोकल लेवल पर ना हो, जो लोकल हो वो कहां ना अप्लाई हो, ग्लोबल पर। वह कौन देता है, IUCN। तो पहले इसके बारे में पता करते हैं, इसके रेड डाटा बुक कैटेगरी डिवाइड कैसे करता है वो देखते हैं, फिर इसके अदर प्रोग्राम देखते हैं। तो IUCN इंटरनेशनल NGO, अंतरराष्ट्रीय NGO, अंतरराष्ट्रीय NGO, स्थापना वर्ष 1948, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948, 1948। It publishes रेड डाटा बुक। इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन, इट पब्लिशेस रेड डाटा बुक which is regarding threat level to फ्लोरा एंड फोना, जो जीव जंतुओं व पौधों को क्या खतरा, पौधों को कितना खतरा, उसके संदर्भ में। नेक्स्ट, देयर आर, अब ये खतरा है तो खतरे का क्या होगा, कुछ न कुछ स्तर होगा। तो उस कंटेक्स्ट में यह जो बुक है, स्पीशीज को खतरे का लेवल क्या है, इस कंटेक्स्ट में जो है यह 9 जो है कैटेगरीज में जो है यह डिवाइड करता है। कितने कैटेगरीज में, 9 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अब मेथडोलॉजी क्या है, किस प्रकार यह ड्राइव करोगे कि इनको क्या है, ये खतरा है, इसके ये नंबर बच्चे, वो याद रखना है, नहीं रखना है।
याद नहीं रखना है। ये जीवों को इस तरह नो में जो है डिवाइड करता है कि उनको थ्रेट का लेवल क्या है। तो यहां पर पहले हैं जिनका इधर से इधर जाएंगे तो खतरे का रिस्क बढ़ता जाएगा और खत्म भी हो सकते हैं। तो पहला जो इसकी हाईएस्ट कैटेगरी है वो जीव जो अब समाप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, बचे ही नहीं है। जैसे इंडिया में चीता था और जगह था, पर भारत में क्या हो चुका था, एक्सटिंक्ट। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, बचे हैं बट कहां है, वाइल्ड में, वन्य जीव स्थान पर, और कहीं नहीं। जैसे व्हाइट गेंडा, सफेद गेंडा, अफ्रीका में, कहां पर, अफ्रीका में, कहां पर, वाइल्ड में है, वैसे नहीं। वन्य जीव में खत्म हो चुके हैं या बहुत कम बचे हैं वो। नेक्स्ट थ्रेट के लेवल पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। जहां वल्नरेबल से ऊपर जाते जाओगे खतरे का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर नियर थ्रेटन, इससे खतरा क्या है, कम है पर है। लीस्ट खतरा नहीं है पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। अभी ड्राइव कैसे करते हैं ये याद नहीं रखना है, क्या मेथड है वो याद नहीं रखना। फिर है आपका डाटा डिविजन, आपके पास क्या नहीं है, डाटा नहीं। फिर है नॉट रिलेटेड, जिनका आपका क्या है, डाटा ही नहीं है, मतलब आपने उनको क्या किया, गणना ही नहीं की। अब इसमें जो है ये यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बस हमें याद रखना है कि क्या है इधर से इधर जाएंगे तो थ्रेट का लेवल क्या है, बढ़ता जाता है। अब इसमें हमें यह याद नहीं रखना है कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का है, या किस किस को क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नहीं। हमें कुछ स्पीसीज देखने हैं जिसमें हमारा स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम बाकी है, किस स्पीसीज को थ्रेट का लेवल क्या वो देखना है। और कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज जिनको आयुष्य ने क्या दिया है, क्या लेबल दिया है। और मोस्टली जो इस हाईएस्ट कैटेगरी में है वो हमने इंडियन लॉज पढ़े थे, उस इंडियन लॉज के शेड्यूल 1 या 2 में है, 1 या 2 में है। पहले 4 शेड्यूल हुआ करते थे, अब कितने हो गए, 2। तो ये 9 कैटेगरीज लिख लो, हिंदी में नहीं, हिंदी वाले भी इंग्लिश में। इधर ये 9 कैटेगरीज है। पहला एक्सटिंक्ट, विलुप्त, 9 कैटेगरीज 9 वर्गों में, एक्सटिंक्ट, विलुप्त। सेकंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। थर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, critically endangered. Fourth, endangered. Endangered. Next, vulnerable. Next, endangered, vulnerable, near threatened, near threatened. Next, least concern, least concern. Then data deficient and data not evaluated. याद नहीं रखना है। जब हम स्पीशीज आएंगे तो उसको लेबल देंगे, ये क्या है, ये क्या है। एक्सटिंक्ट कौन हो चुका था इंडिया में, चीता। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का एग्जांपल है कौन, व्हाइट राइनोज, सफेद गेंडा, कहां पर, अफ्रीका। बट सफेद गेंडा सफेद नहीं है, जिस मिट्टी में लोटपोट होता है उसके कारण उसकी त्वचा क्या दिखती है, व्हाइट। वहां का जो है एक नेशनल पार्क है जोतो, PJOTO, केन्या, वहां मिलता है। तो इसका एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का एग्जाम्पल कौन है आपका, व्हाइट राइनासोर्स।
सफेद गेंडा, व्हाइट रेनो कहां मिलता है? अफ्रीका का जोतो नेशनल पार्क, केन्या। इसका क्या है? एग्जाम्पल है किसका? एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड का एग्जाम्पल है कौन? व्हाइट रेनो। अभी आएंगे जब हम रेनोज पढ़ेंगे तो मैं कैटेगरी पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे वाइल्ड में क्या है आपके बच्चे में, बस वहां रख रहे हो आप। जू वगैरह को हम काउंट भी नहीं करते ना, वो तो आप क्या है बचाने के लिए रख रहे हो। अब ये जो है तो ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। इस रेड डाटा बुक में क्या है? कैटेगरीज है। एक्चुअल में आयुषीन का प्रोग्राम है ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, वैश्विक जीव कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के तहत ये बुक पब्लिश की जाती है। लिखो, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम under it red data book is published. Global species program, under it red data book is published. इसके तहत रेड डाटा बुक का प्रकाशन। इसी प्रोग्राम के तहत यह है, इसी प्रोग्राम के तहत एक और प्रोग्राम है वो स्पीसीज जिनको खतरा है, जिनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी वगैरह लॉन्च करना है, वो है कौन? सेव अवर स्पीसीज। तो अंडर ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम सेव अवर स्पीसीज, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम के तहत ही अन्य कार्यक्रम सेव अवर स्पीसीज। इसके तहत सेव अवर स्पीसीज के तहत ब्रैकेट में लिखो सेव अवर स्पीसीज। इसके तहत जिन जीवों को खतरा है, जिन जीवों को खतरा है उनके लिए दीर्घकालिक नीतियां और आवास के संदर्भ में कार्यक्रम This program is for those species who are being threatened, for them long term program and program for their habitat. Next heading, initiatives of IUCN की पहले, initiatives of IUCN. First, World Conservation Monitoring Center. World Conservation Monitoring Center. वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। यह जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यह आईयूसीएन ने WWF के साथ मिलकर 1988 में एस्टेब्लिश किया है। तो यह इनिशिएटिव है WWF प्लस आईयूसीएन। बना है कब? सेकंड इसका इनिशिएटिव पहले भी पढ़ा हमने, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, विश्व संरक्षण रणनीति।
कब आई थी? 1980, 1980 IUCN व WWF व UNDP, तीन थे ना वहां पर। 1980 खोलो अपना। सेकेंड इनिशिएटिव, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980। कौन कौन? WWF, IUCN और या दो ही? WWF एंड IUCN। आगे बढ़ू, देख लिया? थर्ड, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ITHCP, इंटीग्रेटेड टाइगर कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो टाइगर्स हैं उनके लिए जो हैबिटेट है वो सस्टेनेबल है, मतलब उनके लिए प्रे बेस है, वहाँ पर पानी वगैरह है, उसके लिए। यह 2014 में स्टार्ट हुआ था। IUCN विद द हेल्प ऑफ जर्मन बैंक, जर्मनी का एक बैंक है KfW, वो यह फंडिंग देता है। देखो चालू 2014, स्टार्ट ईयर 14। नेक्स्ट, जर्मनी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट, बाघ आवासों के संवर्धन के लिए, टू एनहेंस एंड सस्टेनेबली मैनेज टाइगर हैबिटेट, टाइगर हैबिटेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट माइक, monitoring the killing की जगह पर लिखो इलीगल किलिंग, मॉनिटरिंग दी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट, उनके क्या टीथ, दांत, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है, और इसी कंटेक्स्ट में उनकी क्या होती है? तस्करी, ट्रैफिकिंग। तो उसको रोकने के लिए तो माइक प्रोग्राम, माइक प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव है IUCN व साइट्स, IUCN व साइट्स के पहले, साइट्स पता है ना, स्टार्ट ईयर 2003, स्टार्ट ईयर 2003। दिस प्रोग्राम इज इन साउथ एशिया, ये कार्यक्रम दक्षिणी एशिया के लिए, दक्षिणी एशिया के लिए। नेक्स्ट, इसका और कार्यक्रम जहां यही इन्वॉल्व नहीं है और भी ओशन इन्वॉल्व है, टर्टल सर्वाइवल प्रोग्राम। नाम से पता लग रहा होगा किसके लिए? कछुओं के लिए। जब मैं स्पीशीज पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा टर्टल और टोटोइज में डिफरेंस क्या होता है। टर्टल सर्वाइवल प्रोग्राम, IUCN प्लस अदर स्टेक होल्डर, IUCN व अन्य शेयर धारक, अन्य शेयर धारक, टर्टल सर्वाइवल प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंग्रोव्स के कंटेक्स्ट में है, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रोग्राम, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रोग्राम, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। 2004 में सुनामी आया था, तो उस सुनामी से जो एरिया
अफेक्टेड थे, तो सुनामी तुम्हें पता है तो इंडिया, इंडोनेशिया, इस कंटेक्स्ट में जो है सुनामी वेव ट्रेवल किया था, तो उस कंटेक्स्ट में ये रीजन अफेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये रीजन जब इम्पैक्ट हो रहा तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही कोस्टल एरिया में, उसमें मैंग्रोव वगैरह क्या है, नष्ट। अब मैंग्रोव क्या करते हैं, अगर यहाँ पर वेव्स आ रही, उस वेव की एनर्जी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसके प्रभाव को इस तट से रोकने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये नष्ट हो गए हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये प्रोग्राम जो है, जो सुनामी इम्पैक्टेड जो एरिया थे, कंट्री थे, उनमें चालू हुआ था। बाद में क्या हुआ है, यह प्रोग्राम में कंट्री और बढ़ा दिए गए। इनिशिएटिव था किसका, IUCN, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, स्टार्ट ईयर 2006, 2006 में चालू, 2006 में चालू। मैंग्रोव्स के संरक्षण के लिए, दिस प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, इनिशिएटिव ऑफ IUCN एंड UNDP। UNDP व IUCN की पहल, ये पता है ना, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनिशिएटिव ऑफ UNDP एंड IUCN, मैंग्रोव्स के संरक्षण के लिए। Initially, in 2004 tsunami affected area, 2004 tsunami affected area, प्रारंभ में 2004 के सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सुनामी पता है ना, सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ब्रैकेट में लिख लो, भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, ये इंडिया है, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इधर ये थाईलैंड, मालदीव, सेशल्स, SEYCHELLES, सेशल्स। देन बाद में अन्य देशों में भी, लेटर ऑन इन अदर कंट्रीज एज वेल, बाद में अन्य देशों में भी। बांग्लादेश, लेटर ऑन अदर कंट्रीज, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, वियतनाम एंड म्यांमार। बढ़ो आगे। मैंग्रोव जो सुंदरबन है, तो इसी तरह वहां पर क्या है, तो हमारा सुंदरबन वाला एरिया इम्पैक्ट नहीं हुआ था, उड़ीसा वाला एरिया इम्पैक्ट हुआ था। मैंग्रोव पता ही है, कोस्टल जोन में मिलते हैं, कोस्ट के किनारे मिलते हैं, दो इकोसिस्टम के क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो एज स्पीशीज, वो एरिया क्या कहलाता है, इकोडोन, जो मंडे ट्यूसडे क्लासेस में आएगा, बाद में जो क्लासेस हैं, इसी में ये जो मैंग्रोव्स हैं, ये आपके 24 नॉर्थ से 38 साउथ, नोट्स है ना सब लोगों के पास, पहले याद है तो पहले दिया था। फिर यह जो है आपके साल्टी कंडीशन, नमकीन पानी में मिलते हैं, इनमें वेरियस रूट्स हैं, इस तरह के रूट्स, बट्रेस रूट्स, प्रॉप रूट्स, नेमेटोफोर, मतलब उनके रूट्स कहाँ, हवा में आ जाते हैं, हवा में, और क्या लेते हैं, एयर। इनमें है सजीव प्रजक विविपोरस, पेड़ पर क्या है, बीज अंकुरित हो जाते हैं, विविपेरस। और इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, क्या क्या करना है, फिल्टर, क्या पोषक तत्व
लेने। ये मैंग्रोव जो है आपका सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव एशिया, सेकंड अफ्रीका, ये लिखो, ये नहीं होंगे। लार्जेस्ट मैंग्रोव, विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद अफ्रीका, बाकी याद नहीं रखने। इन इंडिया, वर्ल्ड देख लो पहले। इन इंडिया लार्जेस्ट कवर कहां पर है? वेस्ट बंगाल, सेकंड गुजरात। इंडिया लार्जेस्ट कवर, लार्जेस्ट कवर वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात। थर्ड नंबर अंडमान निकोबार होगा शायद, अंडमान निकोबार नहीं, थर्ड नंबर अंडमान निकोबार। वर्ल्ड में भी देख लो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, सेकंड नंबर ब्राजील। विश्व में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, सेकंड नंबर ब्राजील, थर्ड नाइजीरिया, फोर्थ मैक्सिको, फोर्थ मैक्सिको। बढ़ो आगे। क्वेश्चन आयुषेन पर। हिंदी कितना, देखो यूपीएससी कितना दयालु है हिंदी में। इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है, तो ब्रैकेट में क्या दिया है? आयुषेन दिया है। साइड से भी दिया है। दोनों ही नहीं है ना? कौन? साइड से तो पहला गलत है ना। आयुषेन क्या ये नहीं है, साइड तो है, तो पूरा तो गलत हो गया ना, वन गलत आंसर आ गया। आयुषेन क्या एनजीओ है। इन क्वेश्चन से पता लगता है कि देखना है क्या। क्वेश्चन से क्या पता लगता है? देखना है क्या और कितना क्या करना है, पिकअप करना है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर रटते रहो, फिर रटते रहो, कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले क्वेश्चन। थिंकिंग पैटर्न, तो WWF नहीं कर सकता। स्पीशीज इन्वेजी, इन्वेजी स्पीशीज वो हैं, आगे पढ़ेंगे, जो किसी जगह नहीं मिलते हैं, किसी और जगह से आए हैं, कंपटीशन स्ट्रांग है, यहां की जीवों को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो अगर ये होगा तो बी और सी नहीं होगा, या तो ए होगा या डी होगा, या तो ए होगा। कंफ्यूजन एग्जाम में इसी पर कंफ्यूजन होगा। ये तो अब सोच रहे हो ना, अब ए को सोचने के लिए फिर तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा स्पीशीज प्रोग्राम, ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम। आंसर इज ए, किसी के पास नहीं लिखा हुआ था, बट कंफ्यूजन ए और डी। ए और डी पे अराइव हो रहे हो, यही क्लास का पर्पज है।
यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाना। रेड लिस्ट में कर क्या रहे हो? थ्रेड। तो थ्रेड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, माप रहे हो। ठीक है, इन चारों में ऐसा कौन सा मीनिंग है जिसका मतलब होता है मेजर करना? अब जो मेजर कर रहे हो, ठीक है, मेजर में क्या मेजर कर रहे हो तुम? थ्रेड। थ्रेड, वो थ्रेड क्यों होगा खत्म हो रहे हैं? वो खत्म क्यों हो रहे हैं? ह्यूमन प्रेशर डाल रहा है, हैबिट क्या कर रहा है, खत्म हो रहे हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। अब एग्जाम में जिसका इस तरह दिमाग चला तो आंसर करेगा, तो नहीं कर पाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूपीपीसीएस। किसका है? यूपीएससी का नहीं है। वो कहां जा रहा है ये सोच लो। प्रेशर है ना, क्योंकि आपके ह्यूमन के प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं ना। उनका आवाज खत्म हो रहा है, इस कंटेक्स में मेजर कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स में मेजर आएगा। अब बैरोमीटर, और ये लाइफ आएगी यहां पर, लाइफ है ना, तो या तो आंसर बी सेकंड होता है या आंसर फोर्थ होता। कंफ्यूजन यही है। बढ़ो आगे, आंसर क्या है? सी लिख लो वहां। अब यूपीएससी पूछ ले कभी तो एक ऑप्शन पता होना चाहिए ना। तो आयुषियन रेड लिस्ट क्या है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ, जीवन का बैरोमीटर। बढ़ू नेक्स्ट, गियाज। नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन देख के पढ़ाता हूं। क्वेश्चन करो। कॉमन सेंस लगाना। जिनको इकोनॉमी का नॉलेज है उनका इकोनॉमी का कॉमन सेंस लगेगा, जिनको वो भी नहीं है तो कुछ और कॉमन सेंस लगेगा। और यूपीएससी बहुत दयालु है, खुद ही ऊपर डिफाइन कर दे रहा है क्या, आंसर उसी में। आंसर का हिंट यहां है बस। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब ये है तो ये नहीं हो सकता, हेरिटेज है, टेक्निक दोगे तो खत्म, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये अब इसका और हिंट बता रहा हूं मैं। गियाज है, किसका है? पाओ का है। कितना काइंड है वो। ठीक है, ये जीआई टैग इकोनॉमी में पढ़ोगे, किसका है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डब्ल्यूटीओ। अब आंसर कितना काइंड है।
देने की जरूरत थी उसको? नहीं थी ना। 50-50 पहुंचे, उसके बाद हिंट, तो क्वेश्चन में ही हिंट था। गियाज जो है, जो आपके जो है जहां पर क्या है एग्रीकल्चर हेरिटेज है, उस कंटेक्स्ट में क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया से 3 साइट है, कुटनांड जमीन से नीचे बिलो सी लेवल फार्मिंग, पेम्पोर जफ्रोन कल्टीवेशन, इसकी केसर, केसर की खेती, थर्ड आपका उड़ीसा चावल की खेती। गियाज हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखनी लिख लो। अब देखो यूपीएससी कितना दयालु है, हिंदी दी, इंग्लिश दी कि नहीं दी, इसने दिया है ना। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, फाओ की पहल, इनिशिएटिव ऑफ फाओ, फूड, फाओ मतलब विश्व खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ की पहल। किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, महत्वपूर्ण कृषि विरासतों के लिए, कृषि विरासतों के लिए। इन इंडिया 3 साइट्स, कौन कौन सी? कुटनाड, कुटनाड किसके लिए? समुद्री स्थल से नीचे की खेती, बिलो सी लेवल फार्मिंग, क्योंकि हम जो भी मापते हैं, मेजर करते हैं, सी लेवल से मापते हैं ना। अगर ये होगा तो नमकीन पानी होगा, इस कंटेक्स्ट में बिलो सी लेवल फार्मिंग। सेकंड पेम्पोर कश्मीर, पेम्पोर PAMPOR, पेम्पोर केसर की खेती, सेफ्रॉन कल्टीवेशन। नेक्स्ट उड़ीसा कोरापुट चावल की खेती, कोरापुट लिख लिया थी ना, पेम्पोर, सेफ्रॉन, केसर, कुटनाड, केरला, कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा किसकी खेती? राइस, कोरापुट राइस, कुटनाड केरला एंड पेम्पोर। ज्योग्राफी जब हो चुका है तो मेरा क्वेश्चन है, पेम्पोर में किसके डिपॉजिट्स हैं? रिवर के या ग्लेशियर के? ग्लेशियर डिपॉजिट्स। बढ़ो आगे, नहीं याद रखना, आर्कटेक काउंसिल, आर्कटेक परिषद, आर्कटेक परिषद। आर्कटिक रीजन आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहां पर अगर इस रीजन को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, हिमांक मंडल, क्रायो स्फेयर। तो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो मेल्ट होगा तो ये रिसोर्स की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो उस कंटेक्स्ट में यहां इस रीजन में स्थापित जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या बनाई है, आर्कटिक काउंसिल। इसके लिए 1996 में ओटावा उद्घोषणा, ओटावा डिक्लेरेशन हुआ था, उसके द्वारा ये स्थापित हुई है। इसमें टोटल जो है 9 कंट्रीज। कोई भी मेंबर इसका अगर बनना चाहता, मेंबर तो बन नहीं सकता, ऑब्जर्वर बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि वहां जो रिसोर्स है उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता, उस पर उसके क्या दावे नहीं है। इंडिया इसका क्या बना है, ऑब्जर्वर। देखो आर्कटिक काउंसिल स्थापना 1996,
ओटावा डिक्लेरेशन के द्वारा, ओटावा उद्घोषणा के द्वारा, एस्टेब्लिश थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा डिक्लेरेशन 1996, 1996, हेडक्वार्टर नॉर्वे, नॉर्वे। नेक्स्ट कंट्रीज, इसके सदस्य देश, ये यहां से याद रखो। घनचक्कर तो नहीं हो जा रहे हो ना, वो पूरा वाला है। रशिया, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आठ हो गए ना? अब इसमें याद रखना है, अगर कोई देश है यहां से रिसोर्स लेना चाहता है तो ये कार्ट काउंसिल नहीं रोकता है, बस इतना ही कहता है रिसोर्स का जो एक्सट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, सस्टेनेबल होगा। लिख लो, दिस काउंसिल डू नॉट प्रोहिबिट commercial exploitation, commercial exploitation। यह परिषद आर्कटिक में संसाधनों के वाणिज्यिक उत्खनन को नहीं रोकता, आर्कटिक में संसाधनों के वाणिज्यिक उत्खनन को नहीं रोकता, but ensure that it is to be done in a sustainable manner, in a sustainable manner। परंतु यह सुनिश्चित करता है कि उत्खनन संपोषणीय तरीके से, संपोषणीय तरीके से, संपोषणीय तरीके से। मतलब ये कंट्री तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं ना, जो अगर और कंट्रीज का, क्योंकि और कंट्री इसलिए बनेगा, आर्कटिक का नॉलेज आपका क्या करेगा, नॉलेज बहुत स्ट्रांग करेगा। वहां साइंस वगैरह और रिसर्च करोगे तो ह्यूमैनिटी को क्या होगा, और भी बेनिफिट होगा। तो उस कंटेक्स्ट में कंट्री इसका मेंबर बनना चाहता है, बट वो बनना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना, कहना पड़ेगा रिसोर्स है, रिसोर्स पर उसका क्लेम नहीं होगा। रिसोर्स पर क्लेम किसका होगा, इन्हीं आर्ट का। समझ में आया? नेक्स्ट, फाओ, विश्व खाद्य संगठन। हम उसके बस यही प्रोग्राम देखे जिनके जो हमारे एनवायरमेंट में काम के, सारे नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह प्री यूएन संस्था है, यूएन से पहले बनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम। विश्व में फूड सिक्योरिटी वगैरह को इंश्योर करने के लिए। यह जो है आपकी वर्ल्ड स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट, विश्व में फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है वो रिपोर्ट देती है। वर्ल्ड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वह है फाओ प्लस आपका यूएनईपी देता है। तो लिखो फाओ, फाओ इट पब्लिशेस वर्ल्ड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह वर्ल्ड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। तो किसके द्वारा, यूएनईपी एंड फाओ। रिपोर्ट आफ्टर एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार यह रिपोर्ट
लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा कंट्री है? नो, रशिया। सेकंड ब्राजील। सबसे अधिक वन, रशिया। रूस। सेकंड ब्राजील। इंडिया कौन से स्थान पर? 10वां। इंडिया 10th। सबसे अधिक रूस, सेकंड नंबर ब्राजील, 10th नंबर इंडिया। मैंने 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिखवाए? दो से कम चल जाएगा, वैसे भी पूछेगा नहीं वो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है, जो फ्रांस के साथ एस्टेब्लिश किया गया है। यह 2015 में एस्टेब्लिश किया गया है। इसके तहत ये ग्लोब, ये आपकी जीरो, जो आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, सनराइज ज़्यादा है, तो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए कोलैबोरेशन वे में ये इनिशिएटिव है। इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वही मेंबर हो सकता है जो ट्रॉपिकल रीजन में। आप कहोगे फ्रांस कैसे आता है, तो फ्रांस की क्या है, कुछ आइलैंड्स वगैरह। अदरवाइज कोई भी नेशन इसका क्या हो सकता है, सदस्य। जो निर्णय वाले लेने वाली एग्जीक्यूटिव है, उसी में कौन होंगे, ये। इसका हमने ये देख लिया था, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, पेरिस, सॉरी, ग्लासगो में लॉन्च हुआ था। देखो ISA, फ्रांस व भारत की पहल, इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, ब्रैकेट में 2015। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, मुख्यालय गुरुग्राम, गुरुग्राम। इसके तहत क्या है, 2030 तक $1000 बिलियन का क्या लाना है, इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में। टारगेट इज टू मोबिलाइज $1000 बिलियन by 2030 and to develop 1000 gigawatt solar energy and to develop 1000 gigawatt सोलर एनर्जी। इंडिया या वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड। इसका लक्ष्य है सौर ऊर्जा में $1000 बिलियन का निवेश। तथा 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। बढ़ो आगे। अब इसके ये इनिशिएटिव, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वगैरह हमने पहले ही देख लिए थे ना, जब हमने पेरिस देखा था। लिख लो इसका इनिशिएटिव, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल। इनिशिएटिव OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्वेश्चन।
वन ओनली। 15 पेरिस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पेरिस का है? फ्रांस में। इंडिया फ्रांस का क्या है इनिशिएटिव? सभी देश। वैसे कहाँ से? मैंने एक ही जगह लिखवाया था कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, मॉन्ट्रियल। उसके बाद कौन आ गया? UNFCCC। आई से थोड़ी है। प्लास्टिक ट्रीटी। नेक्स्ट, प्लास्टिक ट्रीटी। प्लास्टिक ट्रीटी। प्लास्टिक है, यह एक गुणात्मक क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है जो पहले नहीं थे, तो उनके फुल लाइफ साइकिल को एड्रेस करने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट को क्या ना हो नुकसान, इसके लिए यूएन के इनिशिएटिव में यह 2022 में ट्रीटी आई थी, जो आपकी जो है अभी लागू हो चुकी है, एनफोर्स हो चुकी है 2025 में, प्लास्टिक को एंड करने के लिए। लिख लो, इनिशिएटिव ऑफ यूएन, यूएन की पहल, यूएन की पहल, यूएन की पहल टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए। अडॉप्शन 2022, इसको 2022 में अंगीकार किया गया। अडॉप्टेड इन 2022, लागू हो चुकी है, अंगीकार 2022। ये आपके कहाँ कहाँ यूज होते हैं, काम के नहीं है। नेक्स्ट, BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र के बाहर जैव विविधता ढांचा, जैव विविधता ढांचा। पहले बेसिक समझा देता हूं, बढ़ू। ये आपका लैंड एरिया, ठीक है, ये आपका ओशियन, ठीक है। अब यहां पर तो कोई कंट्री है, उसी के कानून लागू होंगे। इसके बाहर ये क्या होगा, इसके लिए आप एक ट्रीटी बनाइए, एंक्लॉस, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। तो अब इस कंटेक्स्ट में देशों का जुरिडिक्शन है, यहां पर आपको खनिज वगैरह भी मिलते हैं, फिर एक ओपन सी, तो उस कंटेक्स्ट में अगर देश की टेरिटरी है तो यहां पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कटिविटी है, तो ये जो है पानी, ये आपकी लाइन कहलाती है बेस लाइन, आधार सीमा। इसके अंदर ये जो पानी है इसको कहते हैं आंतरिक पानी, डिटेल ज्योग्राफी में देखा होगा, इंटरनल वाटर। अब इस बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल, एक मेजरमेंट की क्या इकाई, इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, इस बेस लाइन से कौन, एक आपका EZ। तो इसमें जो यह है बेस लाइन से 12, इसको बोलते हैं आप क्या, टेरिटोरियल वाटर,
इसके बाद जो है इसी के बाद 12, मतलब यहां से 24 कंटिन्यूअस जोन। यहां से आपका जो 200 है वो कौन है? EZ। ये EZ है आपका महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इससे कंट्री अपना क्या निकाल सकते हैं? खनिज वगैरह, उसके लिए उसको किसी और की परमिशन नहीं चाहिए। कंट्री का क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 200 नॉटिकल माइल होता है। कंट्री ये प्रूव कर दे कि उसका कंटिनेंटल शेल्फ और एक्सटेंड हो रहा है, तो कंट्री को कंटिनेंटल शेल्फ 200 है प्लस 150 और दिया जा सकता है, तो ये शेल्फ 350 तक जा सकता है। अब इस जनरली क्या है, वो शेल क्या होगा? जनरली वो 200 ही है, ये तो एक्सेप्शन है। तो ये जो 200 है यहां पर खनिज एक्सप्लोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है इस कंट्री की है। इसके बियॉन्ड जो होगा वो कहलाता है उच्च सागर, हाई सी। यहां पर देश का क्या है? न्याय क्षेत्र, जुरिडिक्शन नहीं। यहां पर अगर खनिज वगैरह एक्सप्लोर करने हैं उसके लिए आपकी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो इसी के तहत अंक्लॉज के तहत ही बनी है। अब ये सी ओपन है, किसी के न्याय क्षेत्र में नहीं, तो यहां पर जो है बायोडाइवर्सिटी वगैरह खतरा देखेगा नहीं। तो वहां बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए ट्रीटी है कौन सी? BBNJ। BBNJ 2022 में आई है, 2022 में आई। अब इसी में जो अनक्लॉज का फ्रेमवर्क है वो क्या देता है? ये फ्रेमवर्क देता है, ये फ्रेमवर्क देता है जहां पर आप खनिज का उत्खनन कहां? यहां कर सकते हो। अब इसमें लेट्स से इंडिया है, अब यहां कंट्री है, अब यहां पर शिप गुजर रहे हैं, तो यहां से कोई शिप गुजर रहा है तो वो यहां पर निगरानी वगैरह कर सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इनोसेंट पैसेज, जिसमें शिप है, उसकी स्पीड क्या होगी, फ्लैग क्या होगा, वो सबका कंसेप्ट है। इसी पूरे एंक्लोज में एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट पैसेज का, वो अभी नहीं देखना है। हिंदी इसका अनुवाद बहुत गंदा किया यूपीएससी ने, बिना रोक टोक के। अब कोई कंसेप्ट है तो उसका हिंदी अनुवाद बिना रोक टोक थोड़ी हो जाएगा, ठीक है? वो है BBNJ। अब इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर बता दूंगा अनक्लॉज का। देखो पहले तो BBNJ, ट्रीटी बाई अनक्लॉज, ये समझौता अनक्लॉज के द्वारा, द ट्रीटी बाई अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन, देता हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। It is to protect biodiversity in high sea। यह समझौता उच्च सागर में जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट हेडलाइन, हाई सीज के लिए ये डायग्राम बना लो, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में ही होगा, सिंप्लीफाइड वे में बना देता हूं। लैंड, ये आपकी बेसलाइन, ये यहां जो पानी है ये क्या है? आंतरिक पानी, इंटरनल वाटर। इसके बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल, फिर आपका 12,
ये आपका टेरिटोरियल वाटर। अगर यहां पर किसी ने क्राइम वगैरह किया है, इंटरनेशनल शिप वगैरह, तो उस पर वही कानून लागू होंगे जो लैंड पर है। अब यहां क्राइम किया तो आप 12 नॉटिकल माइल जाकर और पकड़ सकते हो, तो इस कंटेक्स्ट में आपका कंटिग्यूअस जोन। पर आपने यहां पकड़ा है हाई सीज में, तो कंट्री के कानून लागू नहीं होंगे। कौन से? इंटरनेशनल। 2010 में हमारा इटली के साथ यही पंगा हुआ था, तब उसके दो जो है हमने चालकों को पकड़ा था, जहां केरल में क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। तो इसमें हमारे इटली और इंडिया के रिलेशन नोच डाइव नीचे चले गए थे। अब इटली जो अब यूरोप, जो इंडिया के रडार में ही नहीं था फॉरेन रिलेशन में, जो इंडिया के लिए एक क्या था, फ्लाईवे जोन था, अब इंडिया यूरोप क्या जा रहे हैं, नजदीक। आईआर में इस साल मेंस में क्वेश्चन होगा यूरोप। इसके इधर से 200 नॉटिकल माइल कंसेप्ट है किसका, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कि यहां खनन करने के लिए कंट्री को चाहिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। इस 200 के बियॉन्ड जो है वो क्या है आपका IC। नेक्स्ट अंक्लॉस। हो गया? क्या हुआ? पहले क्या था, जब सीज थे, कंट्री के पास कुछ नहीं था, तो ये उसका एक प्रिंसिपल था, जहां तक तोप जागी जा सकती है वहां पर यूएस का टेरिटरी होगी। उसके बाद टॉक्स चालू हुई हैं, लैंड के बियॉन्ड क्या जुरिडिक्शन, क्या न्याय क्षेत्र वगैरह होना चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट से आपका क्या है, ट्रीटी आई है। कौन? अंक्लॉस, जो लॉ ऑफ सी को क्या करती है, गवर्न करती है। समुद्र में जो है क्या देती है, आपका रूल ऑफ लॉ देती है। यह जो ट्रीटी है, इसके तहत 3 इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, अगर आईटी लॉस के कंटेक्स्ट में आपकी कोई भी अगर जो है डिस्प्यूट वगैरह है, वो कहां सॉल्व होते हैं, यहां पर। यहीं पर है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कंटिनेंटल शेल्फ। कोई भी कंट्री है, उसकी कंटिनेंटल शेल्फ पे क्या है, लिमिट क्या होगी, 200 है, क्या उसको एक्सेप्शन के तौर पर 150 वगैरह और देना है, सब कहां, इससे। इसी में एक और है कौन, इंटरनेशनल सी बेड ट्रीटी, जो हाई सीज हैं वहां पर किसी कंट्री को क्या करना है, एक्सप्लोर, उत्खनन वगैरह की परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, वो कौन देता है, किसके थ्रू है, इंटरनेशनल सी बेड ट्रीटी। अब जो आपके हाई सीज वगैरह हैं, जो आपके हाई सीज हैं, वहां पर आपके मिनरल्स मिलते हैं, वो है आपके पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिसमें आपका कोबाल्ट, निकल, इटीसी। इसलिए हर कंट्री क्या है, उस कंटेक्स्ट में क्या कर रही है, वहां जा रही है। और इसमें जो सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, उस कंटेक्स्ट में इस ट्रीटी के तहत कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पायोनियर इन्वेस्टर। कंसेप्ट ऑफ पायोनियर इन्वेस्टर। इसी ट्रीटी के थ्रू कंट्री है, वहां से शिप कैसे जाएंगे, इसी कंटेक्स्ट में यहां पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इनोसेंट। का मतलब इनोसेंट नहीं है, जो आपका ये है बेसलाइन, ये आपकी क्या टेरिटोरियल, तो यहां शिप गुजरेगा तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसका फ्लैग झुकेगा कि नहीं झुकेगा, क्या होना चाहिए, क्या वार्निंग होनी चाहिए। उस कंटेक्स्ट में कॉन्सेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट ऑफ इनोसेंट पासेज। इसी तरह एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ
ट्रांजिट पास, ट्रांजिट पास लिख लो एनक्लॉस। एनक्लॉस उसके तहत 3 इंस्टीट्यूशन, लॉ ऑफ सी के लिए ईजेड की बाउंड्री है कि नहीं है, ये सब। जैसे अभी आपका दक्षिणी चीन सागर में डिस्प्यूट चल रहा है, वो इसी कंटेक्स्ट में यहीं जा रहा है। सेकंड, लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक बार लिख लो। फिर ये किसके लिए? उत्खनन कहां पर? हाई सीज, उच्च सागर में उत्खनन। जो सबसे पहले उत्खनन करेगा वो कौन है? पायोनियर इन्वेस्टर, सबसे पहले के निवेशक। वहां क्या मिलते हैं आपके? उन हाइसीज में कौन से मिनरल हैं? पॉलिडी मेटेलिक नोड्यूल, जो आपके जो हैं कोबाल्ट, निकल, ईटीसी मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे जमीन पे मिल रहे हैं, वहां पर इवेपोराइट्स होते हैं जिनका क्या हो जा रहा है, वाष्पीकरण वगैरह, तो उस कंटेक्स्ट में मिलते हैं। जैसे अभी इंडिया को कुछ महीनों पहले ही हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में कुछ साइट्स में एक्सप्लोरेशन का क्या मिला है? राइट्स मिले। अगर इतना सा पता होता ना, यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाता कि ये करती क्या, बस ये करती क्या, इसी पर यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ूं? क्वेश्चन टफ है। ये देख लोगे, और इंटरनेट का खुमार है कि एक्सट्रीम है, तो इसको क्या कर दोगे? हटा दोगे। बट एक्चुअल में ये क्या है? कंसेप्ट है। वन 150 एक्सेप्शन है कंटेनर शेल्फ के कंटेक्स्ट में। टेरिटोरियल आधार रेखा थी बेसलाइन, उससे क्या है आपकी टेरिटोरियल प्रादेशिक समुद्र की क्या है चौड़ाई को तय करने का 12 नॉटिकल माइल था। हिंदी अनुवाद अनर्थ है, लिखा लिखा है बिना रोक टोक, जबकि वो क्या है? कंसेप्ट है एक। एक और इसमें क्वेश्चन था जिसमें सी बेड पर एक्सप्लोरेशन, और उसमें उसने क्वेश्चन दिया था, दिखाई देता हूं।
ग्लोबल। पेज नंबर 90। द कोर के पीवाईक्यूज एकदम सिमिलर वे में अरेंज्ड है। पहले इंग्लिश देख लो फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47। कुछ नहीं आता है, ये काम किसका है? सी बेड पर खोज और खनन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। झूठ पकड़ना सीखो। तुम्हें पता ही नहीं है ग्लोबल ओशन कमीशन क्या है। झूठ पकड़ लो, एक हटा दो, आंसर आ गया। समझ में आया? यूपीएससी का क्वेश्चन। नाउ तुम्हें डीपीपी 3-4 दी गई होगी एंड आज तुम्हें डीपीपी 5 और 6, 3 तक दिया है या 4 तक? 5 और 6 में मिल जाएगा। वहां पर क्वेश्चन 3, 4 कोई डाउट नहीं? या तो समझ भी नहीं आया तो डाउट कहां से होगा? किया ही नहीं है तो फिर डाउट कहां से होगा? डीपीपी 3 जो आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनको लेते हुए, और डीपीपी 4 जहां पर ये 5 और 6 है पोल्यूशन को लेकर, जो हमने पोल्यूशन वगैरह के रूल्स वगैरह किए उनको लेकर। को डाउट? ये किया नहीं है? ऐप पे भी कर सकते हो, और ये की है ऐप पर भी मार्क करोगे तो पता लग जाएगा आंसर क्या है। कोई डाउट हो तो पूछना चाहते हो तो? नहीं। नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का है। जब भी क्लाइमेट चेंज कंटेक्स्ट में अगर मेंस में नाम लेना हो, इसका नाम दे दो, यूएस का है। 5, 6, 5 और 6 जब पूरा कर लोगे तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट, 100 क्वेश्चन का टेस्ट। जो बेसिक्स हैं बेसिक्स करेंगे। 19 जो क्वेश्चन आ रहे हैं 14-15 यहीं से, 4-5 क्वेश्चन क्या है बेसिक्स पर, बेसिक्स पर। तो वहां पर तुम्हें बस कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट हो गया तो यूपीएससी के क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो टफ वाला एनवायरनमेंट है वो हम कर रहे थे, टफ वाला एनवायरनमेंट कर रहे थे। कोई डाउट? और एक बार डीपीपी करना, उसके बाद डाउट पूछना। ये वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, डाउट तो तुम्हें ही पूछने चाहिए, डाउट तो तुम्हें ही पूछने चाहिए। 10 डीपीपीज हैं, करीब 135-40 के आसपास वो क्वेश्चन है। और ये जो है इम्पोर्टेंट हो गया कहाँ पर? पीसीएस में भी, चाहे आरएस हो चाहे यूपीपीएससी हो। ठीक है, इसको
पढ़ने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्या है, फैक्ट्स हैं।